हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का टॉप 60 टॉपिक वाइज एमसीक्यू। आज का जो टॉपिक है स्किनर रिफोर्समेंट एंड एस्थेटिक्स। आज के वीडियो में दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला स्किनर रिफोर्समेंट, उसके बाद एस्थेटिक्स के टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे। ये दो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना, आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप साइकोलॉजी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ 300 में एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11-12 प्लस प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी आपको टॉप 30 या टॉप 60 टॉपिक वाइज सीरीज चलाई जा रही है, सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर भी आपको दिया जाएगा, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ किस पैटर्न पे सवाल पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सेम क्वेश्चन आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम स्किनर रिफोर्समेंट देखेंगे, उसके बाद स्टैटिक से क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पुनर्बलन सिद्धांत किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? पहला ऑप्शन है मानवतावादी मनोविज्ञान, विकासात्मक, व्यवहारवादी, या ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक। ये स्किनर का सेकंड पार्ट है। हमने पहले भी एक पार्ट स्किनर से कर लिया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो स्किनर है और जेबी वाटसन दोनों ने मिलकर व्यवहारवादी के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्किनर का अनुसार दंड का प्रभाव क्या होता है? व्यवहार को बढ़ावा देना, व्यवहार को रोकना, व्यवहार को स्थिर बनाना, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं सबका आंसर गलत है। ऑप्शन क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, व्यवहार को रोकना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नकारात्मक पुनर्बलन का एक उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है अच्छा कार्य करने पर इनाम देना, खराब कार्य करने पर सजा देना, अप्रिय कार्य को हटाना, या ऑप्शन डी है अनुशासन सिखाना। आपको रिफोर्समेंट का एक नेगेटिव एग्जाम्पल देना है। इन चार ऑप्शन में से कोई एक को चूज करना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसे आप ध्यान से ऑप्शन को टिक आउट कीजिएगा। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना, सेम पैटर्न पे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्किनर के सिद्धांत का उपयोग किस प्रकार के परीक्षण में किया जाता है? भाषा परीक्षण, शारीरिक, सामाजिक, या ऑप्शन डी है व्यवहार परीक्षण। तो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि स्किनर और जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं, तो इनका जो सिद्धांत है वो व्यवहार परीक्षण ही माना जाएगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, देखो एक बात याद रखना, रिफोर्समेंट के दो टाइप बताए गए थे, ठीक है। एक आपका प्लस, एक आपका नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसे आप सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक बोल सकते हो। ये रिफोर्समेंट के दो टाइप थे जो कि स्किनर ने इसे डिफाइन किया था। तो आपको बताना है कि जो सकारात्मक रिफोर्समेंट है के बिना क्या होता है, मतलब अगर सकारात्मक रिफोर्समेंट के बिना क्या होगा आपको ये बताना है। व्यवहार बढ़ता है कि व्यवहार घटता है, व्यवहार स्थिर रहता है, या ऑप्शन डी है व्यवहार बदलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपका पॉजिटिव रिफोर्समेंट काम नहीं करेगा तो जो आपका बिहेवियर है वो ऑटोमेटिक घटने लगता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्किनर के सिद्धांत के अनुसार रिफोर्समेंट देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला ऑप्शन है अनियमित पुनर्बलन, नियमित, अस्थायी, या ऑप्शन डी है सशर्त रिफोर्समेंट। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनियमित पुनर्बलन। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्किनर के बॉक्स में किस प्रकार के पुनर्बलन का उपयोग किया गया था? इस सवाल को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट करना। आपको पता होगा स्किनर का बॉक्स जिन्होंने अपने चूहे और कबूतर पे प्रयोग किया था, तो आपको बताना है कि जो प्रयोग था, जो रिफोर्समेंट था, किस पर उपयोग किया गया था, आपको ये बताना है। सकारात्मक या नकारात्मक या दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों। प्राइमरी रिफोर्समेंट का उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है कि प्राथमिक पुनर्बलन का उदाहरण कौन सा है।
प्रशंसा, भोजन, पैसा या ऑप्शन डी है पुरस्कार। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा प्रशंसा। अगला क्वेश्चन में आपको बताना है कि सेकेंडरी रिफोर्समेंट का उदाहरण कौन सा है। सबसे पहले आपने देखा प्राइमरी रिफोर्समेंट, अब आपसे पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी रिफोर्समेंट का उदाहरण कौन सा है। प्रशंसा, भोजन, दर्द या ऑप्शन डी है तापमान। सॉरी, मैंने आपको गलत बता दिया, ठीक है। एक देखना यहाँ पर प्राइमरी जो है, प्राइमरी आपका भोजन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा भोजन, ठीक है। यहाँ पर मैंने गलत बता दिया, प्राइमरी में आपका भोजन आएगा और सेकेंडरी में आपका प्रशंसा आएगा। थोड़ा सा भी ध्यान आपका इधर उधर जाता है तो ऐसे ही आप मेरी तरह गलती कर सकते हो, इसलिए आपका फोकस सिर्फ क्वेश्चन पे होना चाहिए। उसके सिवा कुछ और काम करोगे साथ साथ में तो आप गलती कर दोगे। याद रखना, जो आपका प्राइमरी है, प्राइमरी आपका भोजन है, और जो आपका प्रशंसा है, जो आपकी तारीफ है, वो आपका सेकेंडरी रिफोर्समेंट है। ये दो मेजर डिफरेंस है, इसे आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्किनर का सिद्धांत किस प्रकार का अनुभव अनुसाधन पर आधारित है। पहला ऑप्शन है प्रयोक्षणीय अनुसाधन, ऑप्शन बी है प्राकृतिक, या ऑप्शन सी है प्रयोगात्मक, या ऑप्शन डी है वर्णनात्मक। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पुनः बलन सिद्धांत के अनुसार सबसे इफेक्टिव रिफोर्समेंट कैसा होना चाहिए। अप्रत्याशित, लगातार, अस्थायी या ऑप्शन डी है सशर्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अप्रत्याशित। अगला क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है। आपको बताना है कि स्किनर ने किस प्रकार के पशु का प्रयोग अपनी प्रयोगशाला में सबसे अधिक किया था। बिल्ली, कुत्ता, चूहा या ऑप्शन डी है बंदर। बिल्ली पे थॉर्नडाइक ने किया था, कुत्ते पे पावलोव ने किया था, चूहे पे स्किनर ने किया था और बंदर पे कोलरबर्ग ने किया था। तो आप इसे याद रखना, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो कि काफ़ी आसान होते हैं, 1 नंबर लाना। ऐसे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको ऑटोमेटिक 1 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे और कबूतर पे किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग आपसे इसलिए पूछा गया है तो सबसे ज़्यादा प्रयोग आपके चूहे पे किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यवहार का स्थिर रखने के लिए किस प्रकार का पुनर्वलन का उपयोग करना चाहिए। लगातार, अनियमित, अंतराल या ऑप्शन डी है सशर्त। तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि अनियमित व्यवहार करना चाहिए, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, स्किनर का बॉक्स किसके लिए प्रयोग किया गया था। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए आप ध्यान से क्वेश्चन को आंसर टिक आउट करना, क्योंकि सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन, निद्रा के अध्ययन के लिए, सामाजिक व्यवहार के अध्ययन के लिए, या ऑप्शन डी है स्मृति के अध्ययन के लिए। तो याद रखना, क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन, ऑप्शन ए। और इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना। अगला क्वेश्चन है, स्किनर का सिद्धांत के अनुसार लगातार पुनर्वलन का प्रभाव क्या होता है। अगर आप किसी भी चीज़ में लगातार रिफोर्समेंट कर रहे हो तो उसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे, आपको ये बताना है। व्यवहार को जल्दी सीखने में मदद मिलेगा, व्यवहार को अस्थायी बनाना, व्यवहार को स्थिर बनाना, या ऑप्शन डी है व्यवहार को रोकना। अगर आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, अगर खुद को आप रिफ़ोर्स करते हो, खुद को आपको मतलब रिफ़ोर्समेंट कर रहे हो कि पढ़ाई करने के लिए, तो अगर आप खुद को इंटरनल मोटिवेट हो और खुद को रिफ़ोर्स करते रह रहे हो कि नहीं मुझे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ने हैं, 10 घंटे पढ़ने हैं, तो ऐसे करने से आपका जो सिलेबस है, जो आपका प्रैक्टिस सेट है, उसे आप जल्दी ख़त्म कर सकते हो। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यवहार को जल्दी सीखने में काफ़ी मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन, स्किनर का पूरा नाम क्या है। तो मैंने ऑलरेडी स्किनर का पार्ट 1 में आपको बताया था कि स्किनर का पूरा नाम क्या था, तो उम्मीद करता हूँ आपको नाम पता होगा और सारे लोग इसका आंसर सही बता पाओगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुरहस फ्रेडरिक स्किनर, इनका फुल नेम था स्किनर का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। स्किनर के सिद्धांत में शास्त्रीय पुनर्वलन का मतलब क्या था। पहला ऑप्शन है बिना शर्त पुनर्वलन, सशर्त, अप्रत्याशित, या ऑप्शन डी है प्राथमिक। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखना स्किनर के सिद्धांत में क्लासिकल रिफोर्समेंट का मतलब था सशर्त पुनर्बलन। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्लासिकल रिफोर्समेंट किसके द्वारा दिया गया है? तो पावलोव को द्वारा दिया गया, इसे भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18, पुनः बलन सिद्धांत किस प्रकार के मनोविज्ञान से संबंधित है? मानवतावादी, विकासात्मक, व्यवहारवादी या ऑप्शन डी ये संज्ञात्मक। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था पुनर्बलन जो भी रिफोर्समेंट है, चाहे आपके पावलोव हो गए, चाहे आपके स्किनर हो गए, चाहे आपके वाटसन, ये तीनों आपके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। स्किनर के अनुसार दंड का प्रभाव क्या होता है? पहला ऑप्शन है व्यवहार को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है व्यवहार को रोकना, या ऑप्शन सी व्यवहार को स्थिर बनाना, या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, व्यवहार को रोकना। क्वेश्चन नंबर 20 है कि नकारात्मक उन्मूलन का एक उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन है अच्छा कार्य पर इनाम देना, खराब कार्य पर सजा देना, अप्रिय कार्य को हटाना, या ऑप्शन डी या अनुशासन सिखाना। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अप्रिय कार्य को हटाना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन 21 है स्किनर का सिद्धांत का उपयोग किस प्रकार के परीक्षण में किया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रेट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यवहार परीक्षण। जहां भी स्किनर कोई भी रिफोर्समेंट की बात की जाए, अगर वो पूछा जाए कि व्यवहारवाद है कि सामाजिक है, शारीरिक है या भाषा है, आंख बंद करके व्यवहार पे टेक आउट करना, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सकारात्मक रिफोर्समेंट के बिना क्या नहीं होता है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, सवाल काफी रिपीट है। जब आपका पॉजिटिव रिफोर्समेंट नहीं होगा तब उस टाइम आपका जो व्यवहार होता है वो घट लेता है। ऑप्शन बी। स्किनर के सिद्धांत के अनुसार पुनः बलन देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये भी सवाल आपका रिपीट है, जस्ट मैंने यहाँ बताया था अनियमित रिफोर्समेंट। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, स्किनर के बॉक्स में किस प्रकार का रिफोर्समेंट उपयोग किया गया था? तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों किया गया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राइमरी रिफोर्समेंट किसका उदाहरण है? मुझे लगता है क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो हम इसे जल्दी कर लेते हैं और आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि जो पहले हमने क्वेश्चन किया तो आपको आंसर याद है कि नहीं है, तो इसे जल्दी से आप आंसर टिक आउट करते चलो। प्राइमरी में आपका रिफोर्समेंट भोजन, सेकेंडरी में आपका प्रशंसा, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। सेकेंडरी में आपका प्रशंसा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 27 है स्किनर का सिद्धांत किस प्रकार के अनुभवन अनुसाधन पर आधारित है? ठीक है, तो जस्ट बताया था प्रयोगात्मक अनुसाधन, ऑप्शन सी। पुनः फलन सिद्धांत के अनुसार सबसे इफेक्टिव रिफोर्समेंट कैसा होना चाहिए? तो अप्रत्याशित होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है स्किनर का किस प्रकार के पशु का प्रयोग अपनी प्रयोगशाला में अधिक किया था? तो बिल्ली पे थॉर्नडाइक ने किया था, कुत्ते पे पावलोव ने किया था, चूहे पे स्किनर ने किया था और बंदर पे कोलरबर्ग ने किया था। ये चारों पॉइंट आप याद रखना। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि व्यवहार को स्थिर रखने के लिए किस प्रकार का रिफोर्समेंट उपयोग करना चाहिए? तो अनियमित करना चाहिए। तो यहाँ पर टॉप 30 स्किनर के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे स्टैटिक से, तो उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी टाइम लगता है और ऐसे क्वेश्चन फाइंड करने में। तो इस मेहनत के लिए प्लीज़ वीडियो को सारे लोग लाइक करना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन आप जरूर करना, क्योंकि जब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हो तो उसमें जो भी अपडेट न्यूज़ आते हैं आपके टीचिंग रिलेटेड, चाहे स्टेट हो चाहे बीपीएससी, कोई भी क्लास अपडेट होती है आपको यहाँ पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन स्टैटिक्स के। पहला क्वेश्चन स्टैटिक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, आप लोगों ने बहुत डिमांड किया था स्टैटिक्स और स्किनर का रिफोर्समेंट पे, तो आपकी डिमांड पूरी की जा रही है।
अगला वीडियो किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हो, वीडियो खत्म होने के बाद सारे लोग अपना जो भी टॉपिक्स है जिसमें आपको डाउट रहता है या फिर आपको लगता है कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस टॉपिक्स का नाम वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। अगले वीडियो उस टॉपिक्स पे हम ज़रूर बनाएंगे जितने भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं। तो स्टैटिक्स के पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में औसत को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है मानक विचलन, माध्य, माध्यिका या ऑप्शन डी है बहुलक। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा माध्य। मानक विचलन को कैसे व्यक्त किया जाता है, मतलब कैसे उसको डिनोट किया जाता है, आपको ये बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है और चारों ऑप्शन को आप देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ मोड किसके लिए प्रयोग होता है? औसत के लिए, मध्य के लिए, बहुलक के लिए या ऑप्शन डी है विचलन के लिए। तो याद रखिएगा कैलकुलेशन ऑफ मोड बहुलक के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, मनोविज्ञान में संभावना क्या दर्शाती है? घटना की निश्चितता, घटना का औसत, घटना की संभावना या ऑप्शन डी है घटना की सीमा। तो क्वेश्चन फोर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा घटना की संभावना। माध्यिका क्या दर्शाती है? औसत मान, बहुलक मान, बीच का मान या ऑप्शन डी है मानक विचलन। अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक आसानी से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आपको एक आइडिया लग पाएगा कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन फाइव का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा माध्यिका, जिसे आप इंग्लिश में मेडियन कहते हो। ठीक है, तीन तरह का होता है, एक होता है मीन, दूसरा होता है मीडियन और तीसरा होता है आपका मोड। ठीक है, मीडियन क्या होता है? अगर आप सपोज करो एक नंबर है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो जो बीच में जो नंबर है, टोटल नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और नंबर ले लेते हैं 12। ठीक है, टोटल आपका नंबर ऑफ नंबर है 11। तो जो 20 का जो नंबर होता है, ठीक है, वो आपका मीडियन होता है। जैसे कि 7 जो हो गया आपका एक मीडियन कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको मीन, मीडियन और मोड आप मैथ में अपने पढ़ा हो, काफ़ी आसान होता है। तो जो आपके माध्यिका होती है वो बीच का मान को दर्शाता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, इसे आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर सिक्स सिक्स है, प्रयोगात्मक डिजाइन में स्वतंत्र चर क्या होता है? परिणाम होता है, प्रक्रिया, क्रियाओं या ऑप्शन डी है नियंत्रित तत्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन है, संभाव्यता सिद्धांत किसका अध्ययन करता है? विभिन्न घटनाओं का, एकल घटनाओं का, परीक्षण का या ऑप्शन डी है नमूना का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विभिन्न घटनाओं का। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि टी परीक्षण का प्रयोग कब किया जाता है? विभिन्न समूह की औसत तुलना के निकालने के लिए, समानता की तुलना के लिए, घटना की संभावना के लिए या ऑप्शन डी है माध्यिका की तुलना के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको बताना है कि जो आर होता है, आर जो सिंबल होते हैं वो किसके लिए प्रयोग होता है, आपको ये बताना है। मध्य के लिए, माध्यिका, बहुलक या ऑप्शन डी है सहसंबंध के लिए। तो याद रखना जो आपका आर डिनोटर है वो सहसंबंध के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। मानक स्कोर किसे कहते हैं? जेड स्कोर को, पी स्कोर को या ऑप्शन सी है आर स्कोर या ऑप्शन डी है क्यू स्कोर। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा जेड स्कोर। मानक स्कोर को जेड स्कोर के नाम से जानते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संभाव्यता वितरण किसे दर्शाता है? एकल मान को, सभी संभावित मानों को या ऑप्शन सी है माध्य या ऑप्शन डी विचलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। किस प्रकार के आंकड़े में रेंज का उपयोग किया जाता है? आपने नाम सुना होगा रेंज। पहला ऑप्शन है माध्य का, विचलन का,
फैलाव का या ऑप्शन डी है बहुलक का। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फैलाव का। अगला क्वेश्चन है निरपेक्ष विचलन क्या दर्शाता है। तो निरपेक्ष विचलन आपके मानक विचलन को दर्शाता है, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नमूना वितरण में प्रामाणिकता किससे संबंधित होती है, औसत से, माध्य से, सांख्यिकी के फैलाव से या ऑप्शन डी है संभाव्यता से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि कारक विश्लेषण किसके लिए प्रयोग किया जाता है, औसत निकालने के लिए, विचलन निकालने के लिए, अंतर्निहित संबंधों का अध्ययन या ऑप्शन डी है माध्यिका निकालने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। संभाव्यता का मूल नियम क्या होता है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा संभाव्यता, जिसका मूल नियम क्या होता है आपको ये बताना है। तो याद रखना संभाव्यता का मूल नियम होता है घटना की संभावना का जोड़, ऑप्शन बी। मनोविज्ञान में त्रुटि का प्रसार क्या दर्शाता है, औसत मान, विचलन, त्रुटि का फैलाव या ऑप्शन डी है मानक विचलन। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। किस प्रकार के आंकड़े में मानक विचलन का उपयोग किया जाता है, तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि फैलाव का, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। मनोविज्ञान में त्रुटि को कैसे मापा जाता है, औसत, माध्यिका, मानक विचलन या ऑप्शन डी है माध्य। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा मानक विचलन। अगला क्वेश्चन टेस्ट रिटेस्ट विश्वसनीयता किसे मापा जाता है, औसत से, पुनरावृत्ति से, बहुलक से या ऑप्शन डी है विचलन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा पुनरावृत्ति। किस प्रकार का आंकड़ा माध्यिका का उपयोग करता है, पहला ऑप्शन है श्रेणीबद्ध आंकड़ा, संख्या आंकड़ा, मानक या ऑप्शन डी है माध्यांकित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपके 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसी एनर्जी से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। ये सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 है काइनोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है, औसत निकालने के लिए, विचलन, त्रुटि या ऑप्शन डी है संभाव्यता निकालने के लिए। तो याद रखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेकआउट करना और ये बता याद रखना जो काइनोमीटर होता है वो त्रुटि निकालने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। मनोविज्ञान में मानसिक मापन क्या दर्शाता है, व्यक्तित्व मापन, बुद्धिमत्ता, कौशल या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 24 संभाव्यता के नियम किसके लिए प्रयोग होते हैं, तो याद रखना जो भी आपका संभाव्यता के नियम होते हैं, जितने भी घटनाओं की संभावना का मापन होता है, जिसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सांख्यिकी परीक्षण किसके लिए प्रयोग होते हैं, औसत निकालने के लिए, सांख्यिकी परिकल्पना के परीक्षण के लिए या विचलन निकालने के लिए या ऑप्शन डी है माध्यिका निकालने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी आसान है, आपको बताना है कि तार्किक त्रुटि किसे दर्शाती है। तो याद रखना जो भी आपके लॉजिकल एरर होते हैं वो आपके तर्क में कमी को दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। मनोविज्ञान में त्रुटि का मापन किससे संबंधित है, औसत से, त्रुटि की पहचान से, त्रुटि की गणना या ऑप्शन डी माध्यिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 सांख्यिकी गणना किसके लिए प्रयोग किया जाता है, पहला ऑप्शन है औसत निकालने के लिए या ऑप्शन बी है तर्क निकालने के लिए या ऑप्शन सी विचलन निकालने के लिए या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस।
क्वेश्चन नंबर 29 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि मनोविज्ञान में संख्या का क्या महत्व होता है? औसत निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए या ऑप्शन सी माध्य और विश्लेषण निकालने के लिए या ऑप्शन डी बहुलक निकालने के लिए? तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगती है। तो एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगी आप लोग के लिए आने वाले वीडियो को और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना। 300-400 लोग वीडियो देखते हो, लेकिन वीडियो पे सिर्फ लाइक 50 से 60 लोग करते हो। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप लाइक करते हो तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है कि संभाव्यता का सूत्र क्या दर्शाता है? औसत मान, माध्यिका, घटना की संभावना या ऑप्शन डी या मानक विचलन? तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये रहा आज का टॉप 60 क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक कवर किए, एक आपका स्किनर का रिइंफोर्समेंट और दूसरा आपका स्टैटिक्स। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, आप उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग सारे लोग कमेंट कीजिएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक्स पे आप देखना चाहते हो। तो अगले वीडियो में हम उस टॉपिक्स पे ज़रूर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में और बेटर मार्क्स ला पाओ। अगर आप इसका नोट्स लेते हो या फिर अभी तक आपने नोट्स ले लिया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके जो भी अभी तक मैंने क्लासेस करा चुका हूँ, इस सब का पीडीएफ आप ले सकते हो। और पीडीएफ लेने के बाद एग्ज़ाम तक डेली आप इस सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी तक आपने कुछ नहीं लिया तो सिर्फ 300 में आपको सब कुछ दिया जाएगा। उसके बाद आपको गाइड किया जाएगा कैसे कौन से टॉपिक्स, कौन से एमसीक्यू आपको सबसे पहले कंप्लीट करने हैं, जिस वजह से आप स्टेट और बीपीएससी शॉर्ट टर्म में क्वालिफाई कर पाओ। ये सब कुछ गाइड किया जाएगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज़ क्लास में प्रैक्टिस सेट और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जा रहा है। इतना कुछ जितना आपको इतना कम रेट में कहीं नहीं मिलेगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।